Hello students, welcome once again to my channel that is Simply Social Science. Why it is simply social science? Because social science is very simple. बहुत ही सिंपल है. बस हमें मैथ्स में क्या करना पड़ता है. मैथ्स इस सब्जेक्ट में बेटा और भी सब्जेक्ट है जिसमें आपको अच्छे से कैलकुलेशन अच्छी आप मेहनत भी कर लेंगे तो भी नहीं पता चलता कौन सा क्वेश्चन आ जाए. लेकिन सोशल साइंस में हमें पता है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला. अगर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे तो पक्का हम 100% मार्क गेट करेंगे, राइट. और आपको पता है कि मैं जो आपको क्वेश्चंस कराती हूँ बिल्कुल एनसीईआरटी लैंग्वेज में से, एनसीईआरटी चैप्टर में से ही छाटे हुए क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट पेजेस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलते हैं, राइट. इस क्लास 10 अब हम स्टार्ट करते हैं आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज पावर शेयरिंग. अब इस पावर शेयरिंग में हमें क्या पढ़ना है बेटा. हमें पता है देयर आर लॉट ऑफ डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड. कई ऐसी कंट्रीज है जिनमें डेमोक्रेसी है, जैसे कि इंडिया है उसमें डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी क्या होती है? रूल बाय द पीपल, जहाँ लोगों का रूल चलता है. ठीक है, लोगों का रूल चलता है, किसी राजा या महाराजा का रूल नहीं चलता. जैसे हम देखें तो नॉर्थ जो आपका है नॉर्थ कोरिया, वहां पर क्या है, एक राजा दिखाते हैं ना, जो 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 कहे वही काम होता है, राइट. तो डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय पीपल. अब पावर शेयरिंग और इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी हम ये चीज पढ़ेंगे कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल. तो पावर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. देयर आर टू कंट्रीज, दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे बेटा, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में. दोनों ही छोटी छोटी कंट्रीज हैं. तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपने देश में पावर शेयरिंग कर रखी है. पावर शेयरिंग होता क्या है? पावर मीन्स क्या होता है बेटा? पावर मीन्स होता है कि आप अपनी पावर को, मतलब जो भी हम कहते हैं ना, हमारे देश में हमारी कंट्री में सेंट्रल और स्टेट में पावर्स बटी हुई हैं. जैसे अभी कोविड-19 था तो सेंटर की इतनी पावर थी तो सेंटर स्टेट क्या कहते थे कि हमें भी पावर दो कि हम भी अपने स्टेट को अपने हिसाब से संभाल सके. तो फिर सेंटर ने जो मोदी की गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट को भी पावर दी. ठीक है, इतना हम कहते हैं, बाकी तुम अपने स्टेट को अपने हिसाब से संभाल लो. तो इन्होंने पावर को क्या किया? शेयर कर लिया. तो दोनों ने अपने हिसाब से पावर को शेयर किया और चीज़ों को या सिचुएशन को संभालने की कोशिश की. तो हर एक डेमोक्रेसी में आपको पावर को शेयर करना पड़ता है. अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो इसका मतलब सारी पावर आपके हाथ में रहेगी. तो पावर जब आपके हाथ में रहेगी तो आप कुछ भी गलत कर सकते हो, राइट. तो इसीलिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है, राइट. अब हम चलते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में. इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में. और हम देखेंगे कि वहां पर उन्होंने कैसे पावर शेयर कर रखी है और कैसे उन्होंने कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की है पावर शेयर करने से, और कौन सी कंट्री सक्सेसफुल है इन पावर शेयरिंग और कौन सी कंट्री अनसक्सेसफुल है. मतलब उसकी जो उसने अडॉप्ट कर रखी है पॉलिसी पावर शेयरिंग की वो बिल्कुल बेकार है क्योंकि लोग ही सेटिस्फाइड नहीं है. लेकिन कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अपनी पावर शेयरिंग को अपना क्या बनाया है, वेपन बनाया है, हथियार बनाया है और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट भी की है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. नोट्स वाइज पढ़ेंगे हम उसको, क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, समझेंगे बेटा इसको. What was the ethnic composition of Belgium? ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक तो बेल्जियम और श्रीलंका. तो what was the ethnic composition of Belgium की ethnic composition क्या है बेटा? एथनिक कॉम्पोजिशन में कैसे कैसे लोग रहते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया में हिंदू, मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियन सभी लोग रहते हैं, कुछ तमिल लोग भी हैं. तो ऐसे ही इसी चीज़ को बोलते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन. तो बेल्जियम में कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो कम टू स्टार्ट करते हैं. बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. ये एक्चुअली में यूरोप की एक कंट्री है. जो बेल्जियम है वो कहाँ पर है बेटा? यूरोप में है. तो ये छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन हमें याद करने हैं. बेल्जियम जो एक यूरोप की एक कंट्री है और इसकी जो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड डैश परसेंटेज ऑफ द कंट्री ऑफ टोटल पॉपुलेशन. यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो कि व्हाट इज द मिसिंग इन दिस. सो आई हैव माई नोट्स बट चलो मैं देखती हूँ. देन अब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा. अब इसमें क्या है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. अब ध्यान देंगे कैसे. जो 59%, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 59% जो पीपल हैं वो क्या बोल रहे हैं? डच.
ठीक है, डच लैंग्वेज बोलते हैं। और जो 40% पीपल हैं वो हैं बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। और जो बाकी बच गए, जो भी 1% बचा, क्योंकि 59% ये 40% हो गया है ना, तो जितने भी परसेंटेज बचे तो वो क्या बोल रहे हैं, 1% के करीब है जो लोग जर्मन बोलते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि बेल्जियम में जो कैसे लोग रहते हैं, बेल्जियम में डच लोग रहते हैं और बेल्जियम में फ्रेंच लोग भी रहते हैं। पर सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन है, 59% पॉपुलेशन है डच की और 40% पॉपुलेशन है फ्रेंच की, और रिमेनिंग जो 1% बच गया वो जर्मन लोग वहाँ पर रहते हैं। तो हमने इसको फ्लो चार्ट से भी बताया, तो फ्लो चार्ट में अगर आप करते हैं तो वैसे भी आपको पता है कि आपका कोई आंसर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से होती है। तो बेल्जियम में डच कितने थे, 59%, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। एक चीज बेटा ध्यान रखना, अब मैं आपको करवा रही हूँ तो आपने ये नहीं सोचना कि मुझे इसे बैठ बैठ के बाद में लर्न करना है, नो। आप मेरे साथ ये करिए कोशिश कि आपको साथ साथ में ही लर्न हो जाएंगे, और मैं आपको ऐसे समझाऊंगी आपको साथ साथ में ही लर्न हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। बाद में सिर्फ इसको एक बार रीड कीजिए, बस इसको आपको लर्न है ये चीज। चलिए आगे। अब व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रसल्स। अब बेटा ब्रसल्स क्या है, हम तो बेल्जियम के बारे में पढ़ रहे थे, तो ब्रसल क्या है, कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की। अब प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा, जो बेल्जियम पूरा जो देश है, पूरी कंट्री है, वहां पर डच लोग तो बहुत ज्यादा है और फ्रेंच कम है। लेकिन अगर उसकी कैपिटल ब्रसल्स के बारे में बात करें तो वहां उल्टा है, वहां पर आपको फ्रेंच ज्यादा मिल रहे हैं और डच लोग बहुत ही कम है। तभी तो उन दोनों में क्या हो गई, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। क्योंकि अब फ्रेंच लोग कहते हैं कि हमारी बात चले, क्योंकि हम जो कैपिटल ब्रसल्स में जो हमारी जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। और उधर से वो बोलते हैं कि जो डच लोग हैं वो कहते हैं नहीं, पूरी कंट्री में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारी बात चलनी चाहिए, हमें ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। चलिए इसको हम आगे करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ही आपको चैप्टर लगेगा। अब हम पढ़ते हैं ब्रसल्स की एथनिक कॉम्पोजिशन। तो ब्रसल्स क्या है, ब्रसल्स तो कैपिटल है किसकी है, ब्रसल्स किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है, ये चीज दिमाग में रखना, राइट। ब्रसल्स किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है। अब ब्रसल्स में चीजें चेंज है, ब्रसल में 80% जो पीपल हैं वो क्या है, फ्रेंच है। 80% पीपल मतलब सबसे ज्यादा फ्रेंच पॉपुलेशन रह रही है उसकी कैपिटल पे, और डच क्या है, सिर्फ 20% है। और अभी हमने ऊपर वाले जब हमने चीजें की तो हमने कहा यहाँ डच ज्यादा है और फ्रेंच कम है पूरे के पूरे बेल्जियम कंट्री में, और यहाँ पर फ्रेंच ज्यादा है और डच बहुत कम है। अब पावर शेयरिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उन्होंने कहा मुझे पावर ज्यादा मिलनी चाहिए, फ्रेंच ने, डच को कहा मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को लेते हैं, हमारा एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है नोट्स में, ये ध्यान रखना कि कोई क्वेश्चन इसके बियॉन्ड नहीं आ सकता जितना मैंने आपको करवाया है, राइट। व्हाट वाज द कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच। हम तो समझ चुके हैं कि टेंशन की बात क्या आ गई है, कि दोनों चाहते हैं कि हमें पावर चाहिए। लेकिन एक और भी बेटा बात है, जो फ्रेंच लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे, रिच थे। और जो डच लोग थे थोड़े से बैकवर्ड थे, क्योंकि अभी उन्होंने एजुकेशन सिस्टम उन जो डच लोगों में बहुत देरी से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने अभी पढ़ना लिखना स्टार्ट किया था। और वी नो दैट कि एजुकेटेड लोग ज़्यादा ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो उनके जो पॉपुलेशन थी वो थोड़ी इलिटरेट थी, या फिर इतनी ज़्यादा रिच नहीं थी कि जितनी फ्रेंच थी, ठीक है, फ्रेंच की पॉपुलेशन थी। चलिए अब हम देखते हैं कि टेंशन क्या हो रही है दोनों में। तो फ्रेंच ऑल्दो इन माइनॉरिटी, फ्रेंच पूरी कंट्री में क्या है, माइनॉरिटी में है, अभी हमने पढ़ा। लेकिन सबसे रिच भी फ्रेंच ही थे, ठीक है, फ्रेंच माइनॉरिटी है लेकिन रिच और पावरफुल भी थे बहुत ज्यादा, राइट। तो अब क्या होने वाला है, विच लेड टू अ कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी। क्योंकि देखो एक चीज समझो मेरी बात, कैसे हो गया। अब मान लो सपोज आपके आपके जो कम्युनिटी है, आपकी जो कॉलोनी है, वहां पर फ्रेंच बोलने वाले तो बहुत कम है, और आपके जो कम्युनिटी है वहां पर बेल्जियम वो जो डच बोलने वाले बहुत ज्यादा है। लेकिन अब डच कहेंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारी चलनी चाहिए, पावर हमें ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन जो फ्रेंच हालांकि पॉपुलेशन कम है लेकिन है बहुत रिच, तो वो कह रहे हैं कि मैं रिच हूँ क्योंकि हमारे पास तो सारे हम डेवलप है, फ्रेंच है तो हम रिच भी बहुत है, पावरफुल है, तो हमारी चलेगी चाहे हम पॉपुलेशन में कम है। तो यही चीज सबसे बड़ी टेंशन थी दोनों के बीच में। चलिए, हाउ वाज द बेल्जियम एबल टू सोल्व द प्रॉब्लम, और राइट अ नोट ऑन accommodation
इन बेल्जियम। अब बेल्जियम ने कैसे इन दोनों इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, एथनिक प्रॉब्लम, जो लोग रहते हैं तो उनको कैसे उनकी प्रॉब्लम को उन्होंने सोल्व किया। अब ध्यान से समझना, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कैसे कंप्लीट किया, द लीडर ऑफ बेल्जियम रियलाइज दैट द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, क्योंकि अब सब क्या है, रीजनल, दोनों के रीजन, किसी रीजन में कोई ज़्यादा रहता है, किसी रीजन में कोई ज़्यादा रहता है, फ्रेंच और डच में, तो रीजनल डिफरेंसेस तो हैं, और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, दोनों के कल्चर भी क्या है, अलग अलग हैं। अब दोनों को साथ लेके उसको चलना है। तो उसने क्या किया, कल्चर डाइवर्सिटी इन सबको देखा अलग अलग है, तो उसने कहा कि पहले तो इनको सोल्व करना पड़ेगा ताकि बेल्जियम में क्या हो, पीस हो जाए, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो और दोनों झगड़ते ना रह जाए। जैसे हमारे यहाँ पे भी झगड़ा होता है रिलीजन के बेस पे, आपको पता ही है। देन सेकेंड, देयरफॉर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेल्जियम में, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज 4 बार उसको अमेंड किया गया, मतलब पहले बनाया ठीक नहीं बना, उनको लगा कुछ गलती रह गई, फिर दोबारा बनाया, फिर तीसरी बार बनाया, फिर चौथी बार बनाया। अब उनको लगा कि ठीक है, अब चौथी बार में हमने सारी मिस्टेक सुधार ली हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 4 टाइम्स तक जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसको 4 बार अमेंड किया कि सभी को ये क्या हो, सुटेबल लगे। अब चेंजेस क्या क्या किए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, देखना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि दोनों के दोनों, हम किसी भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जो भी डच है और फ्रेंच है, दोनों के इक्वल मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ताकि क्यों, क्योंकि किसी एक के भी ज्यादा हो गए तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी चलाएंगे। वो फ्रेंच, अगर फ्रेंच के ज्यादा हो गए तो फ्रेंच लोगों का ज्यादा वो सोचेंगे, उनको ज्यादा पावर देंगे, उनको राइट्स देंगे अपने लोगों को। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हमने क्या सोचा है कि दोनों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी होंगे वो क्या होने चाहिए, दोनों के इक्वल मेंबर होंगे। सेकंड देखो कितना अच्छा, उन्होंने कहा कि ब्रसल्स हैड अब, लेकिन ये तो किसकी बात करें, पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरी कंट्री को चलाती है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, वो पूरी कंट्री को चलाती है, नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है, हर स्टेट की तो अलग अलग होती है ना। लेकिन उसने ब्रसल्स, ब्रसल्स क्या थी, कैपिटल थी, तो उसने कहा ब्रसल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनेगी, जहां पर भी डच, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग ना, यहाँ पर भी डच और फ्रेंच जो भी लैंग्वेज पीपल के हैं ये भी इक्वल होंगे नंबर्स में, कि दोनों के गवर्नमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी ब्रसल्स में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों में दोनों के इक्वल इक्वल नंबर होंगे, ठीक है, मतलब इक्वल नंबर के लोग होंगे, जितने फ्रेंच है उतनी डच होंगे, राइट। और उसने ये भी बोला कि मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये ध्यान रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रखी है, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है, सबॉर्डिनेट नहीं है। सबॉर्डिनेट मीन्स कि ये कोई इसके गुलाम नहीं है या फिर इसके कहना मानने वाले में से नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने अपने स्टेट की अच्छी तरह से क्या कर सकती है, देखभाल कर सकती है, जरूरी नहीं है उसको सेंट्रल की सारी बातें माननी है। अब एक बात सुनो, हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में तो सेंट्रल और स्टेट में से दोनों में से किसी अगर एक की चलनी हो तो सेंट्रल की चलती है, और हर स्टेट को उसका मानना पड़ता है। जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि अभी ये लॉकडाउन रहेगा पूरे देश में रहेगा, तो किसी स्टेट की हिम्मत नहीं थी कि वो आके कहे कि नहीं हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते, क्यों, क्योंकि वो सेंटर ज्यादा पावरफुल है और स्टेट को सेंटर की बात माननी पड़ती है। लेकिन उसने यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर स्टेट जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, ठीक है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, वो अपनी हिसाब से अपने स्टेट को क्या करेगी, चलाएगी, गवर्न करेगी, क्लियर। एंड फोर्थ उन्होंने ये बोला, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर वाज एक और उन्होंने गवर्नमेंट की, एक और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ऐसी गवर्नमेंट है जो आपको किसी देश में नहीं मिलेगी। आपसे डिफरेंस पूछेंगे ना कि बताओ कि ब्रसल्स में ऐसा क्या है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो उन्होंने एक तीसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी है। हमारे में तो दो हैं, सेंट्रल स्टेट, हर देश में आपको ज्यादा से ज्यादा दो गवर्नमेंट मिलती है, सेंट्रल और स्टेट, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी थी जिसको उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला। तो दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या हो गई, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई और कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है, चलो, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी। एंड अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होगा, फ्रेंच की कम्युनिटी के लोग हैं वो फ्रेंच की गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनेंगे, और जो डच वाले हैं वो डच वाले अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनेंगे, और दोनों की गवर्नमेंट अपने कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इशू होंगे उनको क्या करेगी, सोल्व करेगी, ठीक है। तो उन्होंने, तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो सिर्फ इसी कंट्री में पाई जाती है, बाकी किसी कंट्री में नहीं पाई जाती। तो अभी तक हमने क्या सीखा बेटा, अभी तक हमने ये सीखा कि हमने
ब्रसल्स, और ब्रसल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सॉरी बेल्जियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पे फ्रेंच और डच पीपल थे। कंट्री में ये प्रॉब्लम थी कि जो डच पीपल थे वो बहुत ज़्यादा थे, फ्रेंच बहुत कम थे। और ब्रसल्स में क्या था, फ्रेंच बहुत ज़्यादा थे और डच बहुत कम थे। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो फ्रेंच तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और डच पावरफुल नहीं थे। तो दोनों चाहते थे कि, क्योंकि डच चाहते थे कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे को पावर ज़्यादा मिलनी चाहिए। फ्रेंच चाहते थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा रिच, पावरफुल हैं तो हमारी पावर ज़्यादा मिलनी चाहिए। अब इस सबसे बड़ी टेंशन को सोल्व करने के लिए बेल्जियम ने क्या किया, पहला क्या किया था उसने उसने क्या किया कि चलो भाई अब इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने डच और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, डच और फ्रेंच दोनों की क्या होगी, इक्वल पार्टिसिपेशन होगी। ऐसे उन्होंने एक और गवर्नमेंट भी बनाई जो कि कैपिटल में बनाई, ब्रसल्स में। तो वहां भी उन्होंने कहा कि डच और फ्रेंच दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल पावर दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने स्टेट को चलाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट विच इज फाउंड ओनली इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में मिलती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि दोनों कम्युनिटी के लिए हमने गवर्नमेंट बना दी है, आप दोनों अपने अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनो। और आपने क्या करना है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी कल्चरल, एजुकेशनल इन चीज़ों पे ध्यान देगी और उसको ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेगी, बस। और उसने कितना इजीली ब्रसल्स ने अपना इस मुद्दे को सुलझा लिया, इस इशू को सुलझा लिया, जो कि बहुत मुश्किल इशू था। और अब वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा शांति है, पीस है, लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। इसका मतलब बेल्जियम ने एक बहुत अच्छे आप कह सकते हैं चीज़ों को संभाल लिया आपने। तो ही वॉज सक्सेसफुल, इट वॉज सक्सेसफुल पोजीशन। तो वो अपनी चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल रहा। चलो, एक हमने खत्म किया इशू को बेल्जियम के। अब चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में भी बेटा यही प्रॉब्लम थी। श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी, अब ध्यान से सुनना, इसकी स्टोरी सुनते हैं। श्रीलंका में क्या होता है बेटा, श्रीलंका में सिन्हाला पीपल रहते हैं, सिन्हाला पीपल। सिन्हाला पीपल जो 74% ऑफ पॉपुलेशन है, तो वो लोग बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं, मतलब वो बुद्धिज्म अडॉप्ट करते हैं, जो बुद्धिज्म के मार्ग पर चलते हैं, मतलब बौद्ध नियम पे चलते हैं। अब जो बाकी पॉपुलेशन है बेटा, वो कौन सी है, वो आपको मिलेंगे तमिल। अब तमिल, कुछ तमिल, अब ध्यान से सुना इस चीज को, कुछ तमिल तो वहीं पे ही जिनका बर्थ हुआ था, तो एक तो वो तमिल हो गया जिसको हम कहेंगे नेटिव तमिल। और कुछ तमिल वो थे बेटा, पहले जब हम लोग कॉलोनी, इंडिया जब कॉलोनी थी ब्रिटिश की, हम लोग गुलाम थे, तो वो क्या करते थे, श्रीलंका में लोगों को भेजते थे कि आप श्रीलंका में जाइए, प्लांटेशन कीजिए। या फिर कुछ लोग कुछ अपनी मर्जी से भी जाते थे, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है पोजीशन ही बहुत खराब थी। तो वो लोग जाके श्रीलंका में जाके प्लांटेशन करने गए हुए थे। तो कुछ इंडिया के तमिल थे जो कि श्रीलंका में पहुंचे हुए थे। अब ये लोग फिर जब वहां पे रह गए तो वहीं के वहीं बस गए। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई बेटा, कि ये कहते हैं कि हम लोग तो बहुत कम हैं और सिन्हला लोग बहुत ज्यादा हैं। तो सिन्हला, वहां पर क्या होता है, सिन्हला की बात चलती है क्योंकि वो लोग वहीं के ही लोग हैं और वो लोग तमिल लोगों को ज्यादा पावर नहीं देते, क्योंकि वो सोचते हैं कि तमिल तो बहुत ही कम है पॉपुलेशन में, तो हम इनको पावर क्यों दें। तो इनके बीच में झगड़ा चलता रहता है पावर का। आपने एक वीरप्पन नाम के जो डाकू था उसका नाम सुना होगा, वीरप्पन, वीरप्पन। तो ये वीरप्पन एक्चुअली श्रीलंका का ही था। और वो किसको वो किसका था बेटा, वो जैसे इंडिया के जो तमिल थे या फिर जो भी तमिल पीपल वहां रहते हैं जो बहुत थोड़ी पॉपुलेशन में है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करता था। वो उनको कहता था कि इनको भी आप क्या दें, हमें भी उतनी ही पावर मिलनी चाहिए जितनी आप लोगों को पावर मिली है। ठीक है, तो वो इस चीज के फेवर में था। चलिए, वो बात बाद में करते हैं। तो अब हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ते हैं। अब हम श्रीलंका के पास आए हैं। तो श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या थी, मतलब भाई वहां पर कैसे कैसे लोग रहते थे, लैंग्वेज स्पीकिंग। द मेजर ग्रुप आर सिन्हला स्पीकर। अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, सिन्हला की थी, जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे। वो कितनी थी, 74% थी। फिर वहां पे तमिल लोग भी रहते थे। तमिल लोग सिर्फ 18% पीपल थे, कहाँ पर, श्रीलंका में। राइट। अमंग तमिल, अब तमिल में मैंने आपको कहा दो तरह के थे, एक तो जो इंडिया से आए हुए थे और एक जो वहीं पे ही जिनका जन्म हुआ था। अमंग तमिल्स देयर आर टू सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, क्योंकि वो तो वहीं पे उनका जन्म हुआ था। जो तमिल नेटिव थे उनको बोलते थे श्रीलंकन तमिल, कि आप तो श्रीलंका में बर्थ हुआ है आपका, तो आप क्या हो, श्रीलंकन तमिल हो। चलो,
और फिर जो इंडिया से आए थे, जब हम क्या थे, कॉलोनी थे, कॉलोनियल पोजीशन में थे, ब्रिटिश की कॉलोनी थे, तब उस टाइम इंडिया से भी कुछ आए थे जो वहीं बस गए, तो उनको बोलते हैं इंडियन तमिल, राइट। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा सिन्हला थे, तमिल बहुत कम थे। तमिल में भी दो तरह के तमिल थे, एक तो वहीं पे जो पैदा हुए थे श्रीलंकन तमिल, और जो इंडिया से गए थे वो इंडियन तमिल थे, ठीक है। चलिए अब इसको फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। श्रीलंका में 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज हैं, लैंग्वेज जो बोलती हैं सिन्हला, तमिल और क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन तो बहुत थोड़े से हैं बेटा, अबे तो क्रिश्चियन भी होते हैं बट उनके कुछ वैसा नहीं है, झगड़ा वगड़ा बहुत थोड़े से हैं। अब देखो 74% ये है, 19% ये है, ठीक है। और 19% तमिल में भी श्रीलंकन जो तमिल है, एक कुछ श्रीलंकन तमिल है और कुछ इंडियन तमिल। देखो इंडियन तमिल तो बहुत ही कम है, राइट। तो इनको तो कुछ सुनती ही नहीं है गवर्नमेंट, तो इनके तो कुछ भी। चलिए अब इनमें भी डिस्प्यूट्स पैदा हुआ है और वो आज तक नहीं सुलझा है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट सक्सेसफुल ही नहीं रही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है बेटा? मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? जिसमें ये माना जाता है कि जिसमें लोग ये मान के चलते हैं कि जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी है तो उन्हीं को ही कंट्री को रूल करना चाहिए। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उन्हीं को ही कंट्री को रूल करना चाहिए, और जो जो भी है वो उन्हीं की, पूरा जो रूल होना चाहिए वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। और उनमें माइनॉरिटी की नहीं सुननी चाहिए, मतलब मेजोरिटी है तो आप उन्हीं की सुनिए, माइनॉरिटी की नहीं सुनेंगे आप, राइट। तो अब मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन आपका आ सकती है 2 मार्क्स में। तो वो क्या कहती है, क्या होता है? अ बिलीफ, एक ऐसा बिलीव जिसमें ये माना जाता है दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, ठीक है, इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स, जैसा चाहे उसको क्या करना चाहिए, जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी है तो उसको रूल करना चाहिए, राइट, रूल करना चाहिए। तो बट डिसरिगार्डिंग द, और उसकी किसकी नहीं परवाह करनी चाहिए, जो भी आपकी विशेस एंड नीड्स, और जो माइनॉरिटी लोग हैं, जो बहुत कम लोग हैं आपके देश में, आपको उसकी केयर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसी के हिसाब से चलना चाहिए जो कि मेजोरिटी आपकी पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं, राइट। अब हम चलते हैं कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इसको कैसे ठीक किया। चलिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कैसे ठीक किया, इससे पहले हम पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम इसके पावर शेयरिंग के जो श्रीलंका के हैं थोड़ी सी हम कम्युनिटी को उसमें भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप जो पिक्चर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और पिक्चर वाले क्वेश्चंस भी आपके मैंने देखे हैं जो कि आए हुए हैं। तो एक पिक्चर का क्वेश्चन ये भी होता है, तो एक पिक्चर क्वेश्चन में पूछा होता है, अब तो आपको लिखा हुआ है ना एथनिक कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका, ये चीजें नहीं लिखी होती, तो आपसे पूछते हैं बताइए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये ब्लैक डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अब ध्यान से समझेंगे बेटा, जो सबसे ज्यादा है, देखो सबसे ज्यादा क्या आते हैं श्रीलंका में, सबसे ज्यादा क्या आते हैं, ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है, सिन्हलास है, ठीक है, और ये बौद्धिज्म मानते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं। अच्छा, फिर बाद में हमने बचा, बाकी बचे तमिल थे, कुछ श्रीलंकन तमिल थे और कुछ इंडियन तमिल थे, तो ये तो सारे श्रीलंकन तमिल हो गए, राइट। और इंडियन तमिल तो बहुत थोड़े से हैं, ये छोटे छोटे दाग दाग आपको इंडियन तमिल दिख रहे हैं, ये सारे इंडियन तमिल है। और फिर आपसे पूछा मुस्लिम कौन है, ये जो छोटे थोड़े से पार्ट्स ऑफ जो दिख रहे हैं वो क्या है, वो सारे मुस्लिम है, राइट। तो यहाँ पर मेजोरिटिज्म की डेफिनेशन है, तो वो भी हमने अपने नोट्स में ले ली है। तो ध्यान रखना बेटा, आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आने हैं, तो ये चीज मान के चलिए, साथ साथ हमें पिक्चर्स भी करनी है, उसको भी दिमाग में रखना है ताकि वो क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाए, राइट। कम टू नेक्स्ट, अब श्रीलंका गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया, हाउ गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका अडॉप्टेड मेजोरिटिज्म, तो उसने क्या किया, मेजोरिटेरियन मेजर को ही अडॉप्ट किया, मतलब जहां मेजोरिटी की सुनी जाएगी माइनॉरिटी की नहीं सुनी जाएगी। अभी हमने मेजोरिटिज्म का मीनिंग किया, टू एस्टैब्लिश सिन्हाला, और उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को सुप्रीमेसी दी कि आप क्या हैं, आप मेजोरिटी में हैं तो आपकी ही आपके बारे में ही हम सब क्या करेंगे, आपको ही सुपरमेसी देंगे, आपको ही बड़ा समझा जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा चलेंगे। चलिए श्रीलंका अमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अभी एक नंबर, मैंने क्यों ये लाइन यहाँ पर लिखी बेटा, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन आ जाता है ना कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, आपके 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आने हैं, तो जरूरी है हम एक एक लाइन पे भी ध्यान दें। तो श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुई थी, हम 1947 में हुए थे, और वो कब हुई थी, 1948 में, ये याद रखना है, हमसे 1 साल बाद,
ठीक है। फिर 1956 में एक एक्ट पास हुआ, उन्होंने कहा कि सिन्हला जो हमारी जो पूरी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, सिन्हला को ही मानेंगे हमारी लैंग्वेज। जबकि वहां पे तो तमिल लोग भी रहते थे, तो वो तमिल को भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकती थी ना। बट उसने कहा कि हमें नहीं पता कि तमिल को हम नहीं कह रहे हैं, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी सिन्हला होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है बेटा, जो भी गवर्नमेंट अपने नोटिस निकालती है, गवर्नमेंट जो भी यूज करती है वो लोगों को भी कहती है यूज करने को, तो ऑफिशियल वर्क में यूज करने के लिए वही हमारी क्या होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। आपने कई बार देखा है बेटा न्यूज में ये झगड़ा होता है, कई लोग कहते हैं कि हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हमें इंडिया को बनानी चाहिए, तो तमिल लोग क्या बोलते हैं, तमिलनाडु से क्या आता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि वी आर द तमिल्स एंड वी स्पीक तमिल, तो आप कैसे कह सकते हो कि हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। तो फिर वो गवर्नमेंट पीछे अपने हाथ खींच लेती है क्योंकि उसको पता है कि तमिल पीपल भी हैं, तो हम हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर कर सकते। बट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया कि 1956 में एक्ट पास हुआ। और ध्यान रखना, ये पूछ भी सकता है कब एक्ट पास हुआ था, 1956 में। तो हमें एक एक लाइन और एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। एक एक पास हुआ, उन्होंने कहा नहीं हमारी तो सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यहाँ की कम्युनिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और तमिल की कोई भी तमिल लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानेंगे। अच्छा, उसके बाद व्हाट वर द प्रेफरेंशियल और जो और किस किस चीजों में श्रीलंका गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस दिया सिन्हला पीपल को। अब वो क्या करते, वो देखो आपको लग रहा है ना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो बड़ा भेदभाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिन्हला पीपल को सिन्हला कोई ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया। अब सिन्हला पीपल को भी उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने शुरू किए। तो कौन कौन से बेनिफिट्स दिए, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसने सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। ठीक है, तो हम एक पॉइंट तो ये भी लिख सकते हैं। तो एक तो ये उनको बेनिफिट उसने दिया कि सिन्हला की हमारी प्रेफरेंशियल जो सबसे उसको सबसे आगे रखा सिन्हला को, और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दिया। सेकंड क्या था, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड एप्लीकेंट्स, सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर, अब यूनिवर्सिटी में जाएंगे या फिर वो सॉरी यूनिवर्सिटी में जाएंगे या फिर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, अगर सिन्हला और तमिल दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा तो वो किसको चूज करेंगे, सिन्हला को चूज करेंगे। तो उन्होंने कहा जो भी एप्लीकेंट्स होंगे, जो भी एप्लीकेशन देंगे, तो हम उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट जॉब्स होंगे तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, सिन्हला को दी जाएगी। देखो कितनी गलत बात है। और यही गलत बात की वजह से वहां पर आज तक प्रोटेस्ट होता रहा है, मतलब आज तक उस कंट्री में पीस नहीं हो पाई, शांति नहीं हो पाई, क्योंकि जिसको पावर नहीं मिल रही है या जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो तो अपनी आवाज हमेशा टाइम टू टाइम उठाता रहेगा। तो वहां तमिल पीपल अपनी आवाज उठाते रहते हैं। what was their increase in the feeling of alienation। देखो अब तमिल लोगों को जो एलिनेशन में से तो बिल्कुल अकेलापन, तो अकेलापन की फीलिंग कैसे अडॉप्ट हो गई तमिल लोगों में। तो अब पहले दो तो हम तो यही लिख देंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले दो क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने क्या किया, तमिल लोगों को ऐसा क्यों लगा कि वो एलियन है, एलियन मीन्स कि वो तो इस देश के ही नहीं है, तो ऐसी फीलिंग क्यों उनके अंदर आ गई, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने कहा कि सिन्हला ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले सिन्हला को हम लोग क्या करने वाले हैं, सिन्हला कम्युनिटी को हम देने वाले हैं प्रेफरेंस। तो दो पॉइंट तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे। और तीसरा भी हम लिखेंगे इसमें, अगर ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, तो अगर छोटे का था तो दो लिख लो, काम खत्म। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसमें ये भी लिखेंगे। तमिल communities felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders are sensitive to their language and culture। उन्होंने कहा कि जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्योंकि वहां पर देखो एक बात सुनो, आप 70 पीपल हो, आपके जो सपोज अभी क्लास का मॉनिटर है, आप टोटल 70 ज्यादा बोल दिया मैंने, 30 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, उसमें से जो 24 है वो मॉनिटर के सोचो की लोकेलिटी के हैं या मॉनिटर के ही लोकेलिटी के हैं, और उसमें से जो 6 पीपल है वो मॉनिटर के लोकेलिटी के नहीं है। तो जो 24 पीपल जब वोट देने जाएंगे मॉनिटरशिप का, तो वो 24 पीपल किसको देंगे, अपनी ही कम्युनिटी के पीपल को दे देंगे वोट, कि चलो ये तो हमारी कम्युनिटी है, इसको दे दें, ये तो हमारी कॉलोनी में ही रहता है ना। तो ऐसे ही वहां पर सिन्हला की बनती है, जब मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट जो बनती है सिन्हला की बनती है। फिर राजपक्षे थे, महिंद्रा राजपक्षे, वो भी सिन्हला के थे, और मतलब सिन्हला लोगों में से ही चुन के आए हुए थे, क्योंकि जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो वोट देगी, तो उसी को तो ज्यादा वोट जाएंगे, अपनी कम्युनिटी के लोगों को तो वो वोट देगी। और अब उन्हीं के ब्रदर बने हैं जो कि अभी इस टाइम श्रीलंका में बने। अब उन्होंने बोला तो है कि हम इस चीज को दूर करने की कोशिश करेंगे, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। चलो वो दूर की बात है। अब जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी बनती थी वो नेचुरली किसकी बनती थी, सिन्हला की बनती थी, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। जब वोट देने जाते थे वो सिन्हला को ही देंगे, वो तमिल को थोड़ी देंगे किसी।
तो तमिल सिन्हला की बनती थी। तो वो बिल्कुल इनसेंसिटिव होते थे, दे आर नॉट सेंसिटिव, लेड बाय द बुद्धिस्ट विशाला लेट्स आर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इनसेंसिटिव। तो यहाँ आप लिख लेंगे बेटा इनसेंसिटिव, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो आई शुड राइट हियर, सॉरी यहाँ पे सेंसिटिव ही आएगा, क्योंकि वो किस लिए सेंसिटिव थे, वो अपनी ही लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव थे, और इनसेंसिटिव किसके लिए थे बेटा, वो तमिल लोगों के लिए इनसेंसिटिव थे। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे तमिल लोगों के बारे में लिख रखा है, तो यहाँ सेंसिटिव ही आएगा। तो वो सेंसिटिव थे, सिर्फ अपनी लैंग्वेज के बारे में सोचते थे कि अपने कल्चर को हम कैसे बढ़ाएं, वो यही सोचते थे। और इसके अलावा दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम, और वो ये भी सोचते थे कि तो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स तो उनको मिलते ही नहीं है। तमिल लोग क्या सोचते थे कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहा, और उनके साथ क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उनके साथ भेदभाव कर रहा है। क्यों, ये तो हमें पता ही है, जॉब्स भी नहीं देता, और उनको साथ में कभी कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हो तो उसमें भी उनको सबसे पीछे रखा जाता है, और साथ में वो ये भी सोचते थे कि उनकी भलाई को तो बिल्कुल इग्नोर ही किया जाता है, जो उनसे रिलेटेड कोई पॉलिसी है और सपोज उनकी भलाई के लिए, तो उसको तो कभी अडॉप्ट ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग क्या सोचने लगे थे, अपने आप को एलियन, एलियन मीन्स होता है जो दूसरे ग्रह से आया हुआ, मतलब इस देश के नहीं है वो। तो वहां पे उनमें जो तमिल लोग थे, वहां पर एलियनेशन का फीलिंग आ गई उनमें, क्योंकि उनको लगता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। जल्दी फिर क्या हो गया, टाइम टू टाइम अब तक क्या हो रहा है, उनके जो दोनों में डिस्प्यूट्स ही चलती रहती हैं, दोनों के बहुत ही खराब रिलेशनशिप हैं, और टाइम जैसे बीतता गया उनके रिलेशनशिप और भी खराब होते गए, राइट। अब नेक्स्ट हम जो इसके करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये चीज अच्छी लगी, आपको समझ में भी आया, और आपको नोट्स भी बेटा अच्छे लगे हैं, थोड़ा सा आपको अगर अगर लगता है कि इट्स वेरी गुड वीडियो और नोट्स भी आपके बहुत ही प्रॉपर हैं, तो बेटा आप इसको लाइक जरूर करिएगा, लाइक कीजिए बेटा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी नोट्स बने बनाए मिल जाए, और वो भी अच्छी पोजीशन गेट कर सकें, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी है बेटा वीडियो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को बेटा जरूर प्रेस करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कल मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।